हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि बीसीएस के साइंस दिस वीक प्रोग्राम में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बीते हफ्ते साइंस से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं सबको कवर करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं हमारे सामने बीते हफ्ते कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन दिया था दोस्तों, न्यूट्रिनो के संदर्भ में विचार करना था आपको। दो स्टेटमेंट आपके सामने थे। ये है रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय द्वारा निर्मित एक उप परमाणु कण होते हैं। दूसरा, ये ऐसे प्राथमिक कण हैं जिनमें विद्युत आवेश का अभाव होता है। देखिए, अगर आप लोग बेसिक एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो न्यूट्रिनो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ही समान कण होता है, और अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल का द्रव्यमान होता है, मतलब ना के बराबर द्रव्यमान होता है। एक समय तक तो न्यूट्रिनो को कहा जाता था कि द्रव्यमान रहित है, लेकिन अध्ययन के बाद, शोध के बाद, समय के साथ शोध के बाद ये कहा गया कि न्यूट्रिनो में भी द्रव्यमान होता है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट लेवल का या बिल्कुल कम द्रव्यमान होता है। साथ ही साथ इसके आवेश की बात करें तो आवेश रहित कण होते हैं। तो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की ही तरह कण होते हैं, आवेश रहित होते हैं, और इनको एक प्रकार से उप परमाणु कण भी बोला जाता है। और इनका निर्माण कैसे होता है? रेडियो एक्टिव तत्वों के डीके के समय, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके डीके के समय ये निकलते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखें ये खबर चर्चा में क्यों थी। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। साइंटिफिक अमेरिकन से न्यूज ली गई थी। देखिए, हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए कि अलग अलग खबरों से न्यूज लेते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन से आपके लिए न्यूज ली गई थी न्यूट्रिनो के बारे में। आप यहां पर देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वेरी सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और यहाँ पर यह है कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, वेरी स्मॉल मास होता है। एक समय तक तो कहा जाता था कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान ही नहीं है। इसके बात करें कि कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सूर्य से भी, तारे से भी, वायुमंडल में भी व्यापक स्तर से जो कण विद्यमान है उसका नाम है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आप देख नहीं सकते। अभी जैसे हम सांस ले रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिनो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो न्यूट्रिनो बहुत ही छोटे कण होते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी कण की उपस्थिति है तो न्यूट्रिनो की कही जाती है। वेरी लिटिल इंटरेक्शन विथ मैटर, किसी भी मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि ये व्यापक स्तर से यूनिवर्स में विद्यमान है। इनको डिटेक्ट करना काफी कठिन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काफी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अब यहां पर आपके सामने विकल्प है मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से सही विकल्प क्या हो सकता है? आप लोग भी अपने मानसिक स्तर से सोचे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब यहां पर देखें न्यूज चर्चा में क्यों है। स्टडीज प्रोवाइड मोर इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। अभी हाल फिलहाल में एक अध्ययन सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मंगल ग्रह का कोर है वो पिघली हुई सिलिकेट परत से घिरा हुआ है। और अभी तक हम लोग ये कहते थे कि मंगल ग्रह का जो कोर है वो काफी डेंस है, लेकिन इस स्टडी से, अब यहां पर देखें स्टडी में क्या बातें कही गई हैं। 2021 में नासा इनसाइट लैंडर, नासा का इनसाइट लैंडर है जो मार्स के लिए भेजा गया था, सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माप के विश्लेषण ने एक बड़े लेकिन कम घनत्व वाले कोर की उपस्थिति का सुझाव दिया, जो तरल लोहे और सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों से बना है। मतलब इसके कोर की बात की जा रही है कि कोर में जिस तरीके से डेंसिटी बताया जा रहा था कि बहुत व्यापक स्तर से डेंसिटी नहीं है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि इसका जो कोर है वो कम घनत्व वाला है, लेकिन आकार इसका क्या है? बड़ा है। कोर का जो डेंसिटी है, घनत्व है वो कम है, लेकिन आकार बड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। पहले से हमारे यहाँ ये था प्रचलित, हमारे यहाँ बातचीत होती थी तो ये कहा जाता था कि जो मंगल ग्रह का कोर है वो काफी सघन है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कम घनत्व वाला है और बड़ा कोर है इसका। ठीक है, मार्स इनसाइट मार्स लैंडर ने मंगल के आंतरिक भाग से गुजरने वाली, और ये खोज किस आधार पर की गई? गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर नामक एक उपकरण का उपयोग किया, और इसी उपकरण के माध्यम से मंगल ग्रह पर
जितने भी भूकंप 2-3 वर्षों में आए थे उसका आकलन किया गया, और आकलन करने के बाद में फिर चीजें पता लगाई गई। मंगल ग्रह पर 3 सालों में भूकंप का डेटा का उपयोग किया गया, और डेटा के ही उपयोग के क्रम में ये बात कही गई कि मंगल ग्रह का कोर जो है वो पिघली हुई सिलिकेट के परतों से घिरी हुई है। और दोस्तों आप जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और पृथ्वी के बाद किसी अन्य ग्रह पर अगर जीवन जीने की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हैं तो आप कह सकते हैं वो मंगल ग्रह है, जहां पर जीवन जीने की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हैं तो नहीं अभी, लेकिन ढूंढी जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लाल रक्त कोशिकाओं में, या RWC जिसको बोलते हैं, RBC जिसको बोलते हैं, में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है। दोनों कथन इसमें सही है, और हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते भी हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारी चीजें हम लोग परंपरागत रूप से विज्ञान के किताब में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने अभी कहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल RBC में ही हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है, और भी एक कोशिका है जहां पर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है। तो इस कोशिका का नाम बताया गया है चोंड्रोसाइट्स कोशिका, जो उपास्थि के निर्माण में सहयोगी होती है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज बनाना, ठीक है, कार्टिलेज। और आप देखे होंगे हड्डियां हमारी जो है वो उपास्थि के साथ ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, हड्डी और मांसपेशी। तो कार्टिलेज की बात की जा रही है कि चोंड्रोसाइट्स कोशिका में भी ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज नॉट यूज्ड ओनली इन ब्लड, साइंटिस्ट फाइंड इन मेजर डिस्कवरी। यहां पर कहा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि आरबीसी में ही केवल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का कार्य बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन की ही वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम, हमारे शरीर में फेफड़ों में से आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को जो है शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने कहा है, और ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं, चीन के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है, कहा है कि चोंड्रोसाइट्स कोशिकाओं में भी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है, और इस बात को लेकर के अभी ये चर्चा में न्यूज है। यहां पर आप देखें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो आपके सामने विकल्प है मछली की प्रजाति, पनडुब्बी, मिसाइल, युद्धपोत। तो सही विकल्प इसका क्या है? ये एक पनडुब्बी है। चर्चा में क्यों है? आप लोगों को याद होगा डीप ओशियन मिशन भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 2021 में चलाया गया था, और इसी के माध्यम से ये भारत सरकार ने अपना लक्ष्य रखा कि हम ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, यानी समुद्र में या समुद्र के नीचे विद्यमान जो भी संसाधन है उनका हम लोग रिसोर्सेस का कुशलतम दोहन करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो एरिया है हम वहां पर डीप सी माइनिंग करेंगे, और डीप सी माइनिंग के माध्यम से जो समुद्री रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय समुद्र अथॉरिटी, सी बेड अथॉरिटी भी इसकी परमिशन देती है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह परमिशन देती है कि आप समुद्र में खनन क्रिया कर सकते हैं, बशर्ते समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देखें इनसाइड इंडिया डीप सी ओशियन मिशन अ चैलेंज हार्डर देन गोइंग टू स्पेस। अब यहां पर देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशियन मिशन 2021 में लॉन्च किया था। मैंने आपको बताया कि मरीन डाइवर्सिटी को देखना, और मरीन डाइवर्सिटी के ही अंतर्गत समुद्री संसाधनों का उपयोग करना। मानो आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से तकनीकी का विकास हो रहा है, और तकनीकी के विकास के ही क्रम में मानव प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से दोहन करने की इच्छा रखता है, और ऐसे कंडीशन में समुद्री संसाधन अभी भी मानव से अछूते हैं, और ऐसे कंडीशन में मानव ये कोशिश कर रहा है कि समुद्र में विद्यमान संसाधनों का भी उपयोग किया जाए। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक डीप ओशियन माइनिंग करने की परमिशन अंतरराष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी से ली गई। और आप देखेंगे कि मानव युक्त पनडुब्बी के माध्यम से डीप सी माइनिंग करने की योजना बनाई गई। 2021 की बातचीत चल रही है,
और इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और इसरो ने संयुक्त रूप से ये योजना बनाई कि किस तरीके से हम 6000 मीटर समुद्र की गहराई में जाकर के डीप सी माइनिंग को संपन्न करें। और इसी के अंतर्गत समुद्रयान नामक पहल चलाई गई, जिसके अंतर्गत मध्य हिंद महासागर में, मिड इंडियन ओशियन में ये योजना बनाई गई कि यहां पर हमें अब डीप सी माइनिंग करना है। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। और इसी पनडुब्बी के माध्यम से आप देखिए, अंतरिक्ष में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वानॉट्स बोलेंगे। तो एक्वानॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स दो अलग अलग चीजें हैं। तो मत्स्य 6000 क्या है? यहां पर आप देखें ये पनडुब्बी है, और इसी पनडुब्बी में बैठ करके 3 जो एक्वानॉट्स हैं वो जाएंगे। और जाने के ही क्रम में फिर वहां पर देखा जाएगा कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनकी उपस्थिति है कि नहीं है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में 3 एक्वानॉट्स जाएंगे। और उसके साथ में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये क्या होते हैं? समुद्र में अब गहराई से जब अगर खनन करने के क्रम में जाते हैं तो वहां पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। ये आलू के आकार के बड़े पत्थर बोल सकते हैं, आलू के आकार के मिलते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप देखेंगे कई प्रकार के एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पत्थर, आलू के आकार के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हीं को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। कभी पूछा भी जा सकता है आपसे। इसमें आप देखेंगे तांबा, मैग्नीज, निकल, लोहा, कोबाल्ट जैसी कीमती धातुएं भी पाई जाती हैं जब ये मिलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि ये मत्स्य 6000 भेजा जा रहा है। अभी इसका टेस्ट किया गया। यहां पर देखिए एक प्रोटोटाइप तैयार करके, इस तरह के 3 एक्वानॉट्स इसमें बैठे हुए हैं। प्रोटोटाइप तैयार करके चेन्नई के पास में 500 मीटर गहराई में इनको 3 दिनों के लिए भेजा गया, और एक प्रकार से टेस्ट सफल भी रहा। अब आगामी समुद्रयान मिशन के माध्यम से मिड इंडियन ओशियन में ये भेजा जाएगा मत्स्य 6000 पनडुब्बी। और भेजने के क्रम में आप देखेंगे कि इस पनडुब्बी में कई तरीके के सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, कई तरीके के अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं जिनकी मदद से समुद्री संसाधनों को पता लगाने में सहयोगी साबित होगी, और उसके बाद में फिर उसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। न्यू इंडिया 2030 का ये गोल भी है कि भाई हमें न्यू इंडिया 2030 हमारा दस्तावेज आप जानते ही हैं, जिसमें कई तरीके के गोल सेट किए गए हैं इंडिया के लिए। तो उसी में से एक गोल है कि हमें ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है। और ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? कि समुद्री संसाधनों को, मत्स्य पालन है, ठीक है, समुद्री संसाधन का हमें अधिकतम या कुशलतम दोहन करना है। वर्ष 2021-30 का संयुक्त राष्ट्र द्वारा समुद्र विज्ञान दशक 2021 से लेकर के 30 तक संयुक्त राष्ट्र ने इसको समुद्र विज्ञान दशक भी घोषित किया है। ठीक है, देखिए ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस तरीके की परमिशन मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी द्वारा दी जाती है। तो इस वजह से हाल फिलहाल में चर्चा में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपोलो नामक चंद्र मिशन श्रृंखला किस देश से संबंधित है। कई सारे अपोलो मिशन भेजे गए। अपोलो 11 है, अपोलो 9 है, अपोलो 7 है, अपोलो 17 लास्ट मिशन था। ये किस देश का है आपको भी सोचना है। तो यहां पर देखिए अमेरिका का, रूस का, भारत का, फ्रांस का। तो सही है अमेरिका का। और अमेरिका ने दोस्तों रसिया के ही कंपटीशन में अपोलो 11, आप जानते हैं कि अपोलो 11 भेजा गया था 1969 में, और 1969 में अपोलो 11 भेजा गया था। और अपोलो 11 के ही माध्यम से आप देखेंगे अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, वो चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखते हैं। और अभी ये चर्चा में क्यों है? अपोलो 17 1972 में भेजा गया, वहां से सैंपल लेकर के फिर ये पृथ्वी पर आए। 2 एस्ट्रोनॉट इसमें चर्चा में है। यूजीन, इनका नाम क्या है 2 एस्ट्रोनॉट का? यूजीन सरनन, और इसके साथ साथ में हैरिसन स्मिथ। ये दोनों एस्ट्रोनॉट गए थे 1972 में, अपोलो 17 के माध्यम से चंद्रमा पर गए, वहां से सैंपल कलेक्ट किए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में ये वापस आए, और वापस आने के बाद में 1972 से लेकर के अभी 2023 तक इस पर शोध किया जा रहा था। ये सैंपल चंद्रमा से ही लाया गया। इस पर शोध किया जा रहा था कि किस तरीके से चंद्रमा की चट्टानों का, चंद्रमा की मिट्टी का कंपोजिशन हुआ है। और उस कंपोजिशन का पता लगाने के बाद में इस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पृथ्वी हमारी निर्मित हुई है। पृथ्वी के चट्टानों के बारे में, पृथ्वी की जो स्पेसिफिक विशेषताएं हैं,
पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी, सौर मंडल के गठन के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, ये 110 किलोग्राम सैंपल लाते हैं अपोलो 17 1972 में। अब इसी अपोलो 17 के माध्यम से 110 किलोग्राम सैंपल लूनर रॉक एंड सॉयल अर्थात 741 कुल सैंपल लाए जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक दो मित्रों ने कमेंट किया था, मैं कमेंट की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाने के क्रम में आपसे कोई शब्द जो है उसका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता, साइंटिफिक कोई टर्म रहता है तो उसको लेकर के आप लोग भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि होता है कभी कभी कि साइंटिफिक टर्म होता है उसको उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। तो यहां पर देखिए 741 जो सैंपल है वो टोटल कलेक्ट किए गए, और उसी सैंपल के माध्यम से कहा गया कि अभी तक हम लोग जो चंद्रमा की एज का आकलन करते थे, बताते थे, उससे कहीं ज्यादा पहले चंद्रमा की उम्र है, कहीं ज्यादा पहले चंद्रमा का निर्माण हो चुका था, कहीं ज्यादा पहले चंद्रमा का गठन हो चुका था। तो कहीं ज्यादा पहले का मतलब क्या है कि 40 मिलियन वर्ष पहले ही चंद्रमा का गठन हो चुका था। इस बात को लेकर के ये अभी रिसर्च में सामने निकल के आई है। साइंटिस्ट डिस्कवर द मून्स न्यू एज, साइंटिस्ट एनालाइज क्रिस्टल फ्रॉम लूनर सैंपल। अब लूनर सैंपल का नाम क्या है? 72255। अब यहां पर कहा गया कि ये 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड जिरकॉन नामक क्रिस्टल से बना हुआ है, और ये जिरकॉन क्रिस्टल जो है पृथ्वी पर विद्यमान प्राचीन या सबसे अधिक प्राचीन तत्वों में से एक है। और जिरकॉन क्रिस्टल को ही ये कहा गया कि चंद्रमा का जब निर्माण हो रहा था, और चंद्रमा का निर्माण होने के क्रम में जो मोल्टन रॉक है उसी से ये जिरकॉन क्रिस्टल मिलता जुलता है। मोल्टन रॉक की जो हाइपोथेसिस है वो यहां से निकलती है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो एक प्रचलित हाइपोथेसिस है जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में जब पृथ्वी बन रही थी उस समय एक मंगल के आकार का ऑब्जेक्ट आकर के पृथ्वी से टकराता है, और टकराने के बाद में जो डेब्रीज होता है उसका वो अंतरिक्ष में फैल जाता है, मलबा अंतरिक्ष में फैल जाता है, और वही मलबा कुछ समय के बाद ठोस आकार ग्रहण करता है, और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वो चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है। ये थियरी कहती है कि यही चंद्रमा का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। तो एक हाइपोथेसिस जो सर्वप्रचलित है वो यही है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि शुरुआती दौर में जब पृथ्वी से ये डेब्री अलग हुआ था तो वही डेब्री है जो अभी जिरकॉन क्रिस्टल के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, परमाणु, अब ये जो जांच है वो किस आधार पर की गई है? परमाणु जांच टोमोग्राफी जो सैंपल लाया गया था उसमें देखेंगे कि एटम प्रोब टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। इसमें होता क्या है कि किसी भी पदार्थ को नैनो स्केल पर विश्लेषण किया जाता है, सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है, और सूक्ष्मता से विश्लेषण के ही क्रम में एटम फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि परमाणुओं के स्तर पर देखा जाता है। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक में आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी पदार्थ को अगर माइन्यूट लेवल पर हम अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें पता लग जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी किया गया कि नैनो स्केल पर विश्लेषण किया गया, उसकी केमिकल कंपोजिशन को जाना गया, और केमिकल कंपोजिशन को जानने के बाद में ये बात कही जा रही है कि ये जो चंद्रमा का निर्माण है, जो गठन है, वो जितना अभी तक हम लोग सोचते थे उससे 40 मिलियन वर्ष अधिक पुराना है। इस वजह से हाल फिलहाल में चर्चा में था। चलिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, कैंडोलेओमाइसिस एल्बोस्क्वामोसस, अब नाम देखिए कितना जटिल है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें दो स्टेटमेंट है। ये एक मशरूम की नई प्रजाति है, ये प्राकृतिक वन आवास के भीतर सूखी लकड़ियों और बांस के ढेरों पर पनपता है। दोनों स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। देखिए जो जटिल शब्द होते हैं, बोलने में अटपटा सा लगता है, इनको आप लोग जरूर थोड़ा सा इन जनरल देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टर्म पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे टर्म अगर आए न्यूज़पेपर में तो इनको मैं जरूर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखूं। तो दोनों कथन है, दोनों कथन पर विचार करना है, दोनों कथन सही है आप देखेंगे, और दोनों कथन सही हैं इस वजह से न्यूज देख लेते हैं। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई ए न्यू मशरूम स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, केरला साइड से रिसर्चर्स ने एक नई मशरूम की प्रजाति को खोजा है। यहां पर देखें
जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान ने केरल में पश्चिमी घाट के भीतर पाई जाने वाली मशरूम की एक नई प्रजाति, जिसका नाम है, ठीक है मैं नाम दोहराऊंगा नहीं क्योंकि बोलने में बड़ा अटपटा सा है, इसको सर्च किया है। ठीक है, ये मशरूम विशिष्ट सफेद ऊनी स्केल, यहां पर आप देखिए ये सूखी हुई लकड़ियों के आसपास, जब सूखी हुई लकड़ी या बांस कहीं पर इकट्ठा है तो वहां पर ये मशरूम उगता है। तो देखेंगे ऊनी स्केल जैसी संरचनाओं के साथ एक आकर्षक शहद सदृश पीली टोपी प्रदर्शित करता है। यहां पर शहद की तरह आप देखिए, शहद के मतलब कि भूरे कलर का आप देखें कि दिखाई पड़ता है, और ये प्राकृतिक वन आवास के भीतर मृत यानी सूखी लकड़ियों के ढेर के आसपास ये उपजता है या उगता है। ठीक है, बस नाम आप लोग याद कर लीजिएगा और कहां पर ये पाया गया है इतना याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो विकल्प हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा, द्रव्यमान आकार एवं घनत्व में समानता और सौर मंडल में पृथ्वी के समान सापेक्ष स्थान के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते ही है शुक्र ग्रह को। ठीक है, दोनों कथन पर आपको विचार करना है, तो दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। अर्थ इज नॉट अलोन, वीनस वंस हैड प्लेट टेक्टोनिक्स टू। अब रिसर्च में ये बात सामने निकल के आ रही है कि केवल अर्थ ही प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से अर्थ के जो ऊपरी लेयर्स हैं उनका गठन नहीं हुआ है या उनका निर्माण नहीं हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के ही माध्यम से शुक्र का भी निर्माण हो रहा था। यह अध्ययन सामने निकल के आया है। यहां पर देखिए, एक अध्ययन के अनुसार शुक्र ग्रह पर लगभग 4.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले विवर्तनिकी गतिविधियां घटित होने का अनुमान है कि इससे 4.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले प्लेट टेक्टोनिक थियरी घटित हो रही थी, लेकिन उसका प्रभाव जो है शुक्र पर नहीं दिखाई पड़ा। और आप जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी के ही माध्यम से पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है वो आप देखेंगे उसका एक प्रकार से निर्माण हुआ है। यहां पर आप देखें, पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक के ही माध्यम से होती है। और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि 7 प्लेटें आपस में, जब प्लेटें टूटती हैं और टूटने के बाद में फिर वो बिखर जाती हैं, 7 प्लेटों में पृथ्वी का, इन जनरल 7 प्लेटों में पृथ्वी का लिथोस्फीयर बटा हुआ है। महासागरों, पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या हमें प्लेट टेक्टोनिक थियरी के माध्यम से ही पता चलती है। सोलर सिस्टम में अगर शुक्र को देखेंगे तो सबसे पहले हमें बुध नजर आएगा, बुध के बाद में फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, और आप देखेंगे ही कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, एक अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी के समान प्लेट टेक्टोनिक ने शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन समृद्ध वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी की बात कर रहे हैं। मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके भी वातावरण में आकार देने में प्लेट टेक्टोनिक ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग 3.5% नाइट्रोजन के साथ शुक्र की वायुमंडलीय संरचना को समझना आसान है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक के कारण अरबों साल पहले शुक्र ग्रह सूक्ष्म जीवों का घर रहा होगा। अभी केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि शुक्र मिशन भी आप देखेंगे, इंडिया का शुक्र मिशन कब भेजा जाएगा, 2024 में भेजा जाएगा। ठीक है, शुक्र मिशन। तो अब शुक्र के बारे में उत्सुकता जानना, चूंकि पृथ्वी के समान लगभग, यहां पर आप देखेंगे कि इसका आकार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको आप देखेंगे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक जल की कमी तथा वातावरण के अधिक गर्म एवं सघन हो जाने के कारण रुक गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जल की कमी, दूसरा वातावरण के अधिक गर्म, क्योंकि आप देखेंगे शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह होता है, होना चाहिए बुध को, लेकिन शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देखे ही हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण शुक्र क्या है, CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो शुक्र पर सबसे अधिक है। इस वजह से आप देखेंगे कि यहां पर शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक शुक्र पर जल की कमी
और साथ ही साथ अधिक गर्म होने के कारण जो है ये प्लेट टेक्टोनिक का जो प्रोसेस है वो रुक गया होगा, और इसी वजह से अभी ये बात कही जा रही कि पूरी तरीके से शुक्र पर जीवन जीने की अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं हो सकी। तो पृथ्वी पर ही जीवन जीने की अनुकूल दशाएं हैं। अभी अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए शुक्र के विवर्तनिक इतिहास को गहनता से जानने के लिए शोधकर्ता नासा के शुक्र पर आगामी मिशन, जिसे डेविंसी नाम से जाना जाता है, उसको अंतर्दृष्टि करने की आशा कर रहे हैं कि जो नासा का आगामी मिशन है जिसका नाम है डेविंसी। अब डेविंसी नामक मिशन के माध्यम से इस बात को और जस्टिफाई किया जाएगा कि क्या प्लेट टेक्टोनिक वहां पर घटित हुई थी, और घटित होने के बाद में क्या ये पूरी तरीके से विकसित हो पाया कि नहीं हो पाया, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। चलिए आगे देखिए। अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने विकल्प है, यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक, कृषि और घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। दोनों कथन आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो आप देखेंगे दोनों कथन सही है। यहां पर अमोनिया जानते ही है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है। तीक्ष्ण गंध वाली ये गैस है। यहां पर देखिए चर्चा में क्यों है। अमोनिया द्वारा संचालित एक आंतरिक दहन इंजन ऑटोमोटिव उद्योग में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। आप यहां पर देखिए अमोनिया द्वारा संचालित ये इंजन है। अब यहां पर आप देखेंगे कि सिंगापुर की एक कंपनी है और मलेशिया की कंपनी है। दोनों ने ये कहा है कि 2030 तक भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित अमोनिया का उत्पादन हम करेंगे, और इसके लिए व्यापक स्तर से इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि अमोनिया संचालित इंजन को क्यों बनाया जा रहा है, तो आप उसका रीजन देखेंगे कि स्वच्छ एनर्जी के रूप में अमोनिया को जाना जाता है। कार्बन इमिशन व्यापक स्तर से नहीं होता है, तो क्लीन एनर्जी के रूप में अमोनिया को जाना जाता है। इस वजह से अमोनिया संचालित इंजन के निर्माण की बातचीत चल रही है। अब यहां पर देखिए आंतरिक दहन इंजन मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन की बात की जा रही है। इसमें होता क्या है कि पारंपरिक इंजनों का उपयोग करते हुए अगर हमें लाइट उत्पन्न करना है, बिजली उत्पन्न करने के लिए पेट्रोल या डीजल को हम लोग जलाते हैं, और यही पेट्रोल डीजल जलने के बाद में कार्बन का इमिशन इससे होता है, वातावरण हमारा प्रदूषित होता है। ईंधनों को हवा के साथ मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है और परिणाम स्वरूप होने वाले विस्फोट से वाहन के पहिए चलते हैं। और ये आप देखेंगे कि आमतौर पर कारों और ट्रकों, मोटरसाइकिलों में पाए जाते हैं। तो अभी परंपरागत रूप से जो आंतरिक दहन इंजन है उसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करके उसको चालित किया जाता है, चलाया जाता है। लेकिन अभी अमोनिया चालित इंजन को डेवलप करने की बात की जा रही है। मलेशिया की ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है पेट्रोलियम नेशनल और सिंगापुर की संप्रभु कोष GIC ने कहा है कि 2030 तक हम भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित अमोनिया का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। अब यहां पर अमोनिया को ईंधन के रूप में उपयोग करने के फायदे क्या हो सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि उच्च ऊर्जा घनत्व है। यहां पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करता है और मुक्त भी करता है। अमोनिया में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 9 गुना संपीड़ित हाइड्रोजन की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। तो लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 9 गुना अधिक और वही संपीड़ित हाइड्रोजन की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। कम कार्बन इमिशन भी करता है, इसी वजह से इसको ग्रीन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अमोनिया हमें कृषि वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरकों में अमोनिया नाइट्रेट और यूरिया के उत्पादन में प्रमुख घटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योग में नाइट्रिक एसिड और अमोनियम सल्फेट और विभिन्न नाइट्रोजन आधारित यौगिकों जैसे पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है इसको। ठीक है, तो इस वजह से अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में है। हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सामने विकल्प है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो सही विकल्प इसका क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा।
मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।